नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रिज को? सेतु। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों को व्हीटस्टोन सेतु को स्टडी करेंगे। तो क्या है कि एक जो अपना व्हीटस्टोन, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या कहा कि कोई चार अन्य प्रतिरोध लिए और एक उन्होंने धारामापी लिया। उन सबको जोड़कर एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते थे। क्या कर सकते थे? एक अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। उसी युक्ति को हमने क्या बोला था? व्हीटस्टोन बोला था। तो उसने क्या बोला था? व्हीटस्टोन बोला था। तो अगर यहाँ से लिखिए कि व्हीटस्टोन क्या है, लिखना ना वह युक्ति जिससे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके। किसका मान ज्ञात किया जा सके उसी क्या बोलते हैं हम? व्हीटस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हीटस्टोन का काम क्या होता है? किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। समझ आ गया? व्हीटस्टोन का काम क्या है? किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब हम बात करते हैं बनावट की। अगर हम बनावट की बात करें तो बनावट किस तरीके से बनाया जाता है? ये बनाई जाती है कि कोई चार प्रतिरोध लेते हैं हम। ये हमारे कोई चार प्रतिरोध हो गए। ठीक है, हमने क्या लिया सबसे पहले? फोर रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। हमने कोई चार प्रतिरोध लिए। इस प्रतिरोध के बीचों बीच हमने एक धारामापी को जोड़ दिया। इस धारामापी को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा है और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कुंजी लगा देते हैं। और दूसरे एंड से हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक बैटरी को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? बैटरी को ऐड कर देते हैं और बैटरी के साथ में इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरे सिरे से। तो हमारे यहाँ पर दो A, इसको बोल रहे तो B, ये हो गया C और D। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? D तक हो गए। इसका मतलब इसमें हमने पॉइंट्स के लिए बात करी तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते थे कि अपने कितने प्रतिरोध हुए? चार प्रतिरोध हुए। चार प्रतिरोधों को हमने जिस ये डायग्राम की तरह, जैसे हमने डायग्राम दिख रहा है आपको, उस तरीके से हमने इनको रख लिया। इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S। अब देखो, अगर इसमें धारा का मान I है तो यहाँ अगर I जाएगा, अगर यहाँ मान लीजिए धारा I1 गया तो फिर इसमें क्या जाएगा? I माइनस I1। समझ आ गया? अगर इसमें धारा I1 जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा? I माइनस I1। ठीक है, अब इसमें अगर धारा का मान IG है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I1 माइनस IG। ये किसमें? इस शाखा में, या इस वाली शाखा में धारा का प्रवाहित हो गया। अब यहाँ से I1, आप देखो यहाँ से ये आ रहा है। अगर हम बात करें IG प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। ये किसमें है? इस वाली धारा में। मतलब कि जो अपने जो DB ब्रांच है, जो DB शाखा है, उस DB शाखा के अंदर जो मान है किसका? धारा का, वो क्या हो जाता है? I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बनावट। अब इसकी बनावट में आपको क्या लिखना है कि हमने कोई चार प्रतिरोध लिए हैं P, Q, R, S। ठीक है, सबसे पहले तो क्या लिया हमने? चार प्रतिरोध लिए। और चार जो प्रतिरोध थे वो कौन से हैं? P, Q, R, S। समझ आ गया? हमने A व B सिरे को चार प्रतिरोध P, Q, R, S से मिलाकर से ये धारामापी हो देना, धारामापी को मिलाकर एक युक्ति बनाई। क्या बनाई आपने? यहाँ पे एक युक्ति बनाई। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि सर ये युक्ति हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर जो ये युक्ति के बाद यहाँ पर धारा है तो हम यहाँ लिख देना A व B सिरे को बैटरी से जोड़ा। किससे जोड़ा? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब जो अपना P प्रतिरोध है, P
P प्रतिरोध में धारा का मान प्रवाहित, P प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, धारा I1 बहेगी, ठीक है, कौन सी बहेगी, I1, ठीक है। अब दूसरी है PQ फिर R फिर S। अगर हम Q की बात करें तो Q में कौन सी बह रही है, देखो सीधी सी I1 माइनस IG, ये किस में बह रही है, Q में। R में देखो फटाफट, R में क्या बह रही है, I माइनस I1, और S में देखो फटाफट, S में क्या फ्लो हो रही है, I माइनस I1 प्लस IG। तो आपको बस ये बनावट में ये सब जो पॉइंट मैंने लिखे हैं सिर्फ ये लिख लेते हैं, जहां से आपको क्या हो जाएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो ये पॉइंट हो गए आपके, ये लिख दोगे आप। अब बात आती है कि सर इसमें धारा मापी G होता है, जिसका काम क्या होता है, धारा मापी का काम होता है धारा के प्रवाह की दिशा बताना। दिशा, आप कह रहे हो सर दिशा कैसे पता चलता है, मान लीजिए कोई हमारे पास दो प्रतिरोधी हैं, दो प्रतिरोधी हैं, अगर जिधर प्रतिरोध बढ़ेगा उधर धारा का मान कम हो जाएगा, और जहां पर धारा का मान शून्य होगा वहां धारा मापी के अंदर शून्य रीडिंग आएंगी, क्या आएंगी, जो उसके रीडिंग आएंगी वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, समझ गए आप। तो इसमें जो धारा मापी की जो पाठ्यांक है वो शून्य होगा, वो पाठ्यांक शून्य, रीडिंग को हिंदी पाठ्यांक बोलते हैं, पाठ्यांक शून्य कब होगा, जब यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह इधर होगा, तो उस तरीके से वो इस तरीके से धारा मापी इस तरीके से डायग्राम होता है, जिसमें वैसे तो प्रैक्टिकल में आप पढ़ोगे तो यहाँ बीचों बीच में होता है, इसको जीरो बोलते हैं। अब 1 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे एम्पियर इसके जो मतलब कि कंटेंट हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही धारा का मान, सर्किट इनबैलेंस हुआ तो धारा का मान बदलेगा, तो ये या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसका मतलब इधर गया तो धारा का फ्लो इधर ज्यादा है, इधर गया तो धारा का प्रवाह इधर ज्यादा हो रहा है। इतना आपको पता है कि धारा मापी तभी धारा को मापता है जब धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, और धारा का प्रवाह कब होता है, जब जो सर्किट होता है वो क्लोज होता है, और वो उसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो अनबैलेंस हो जाता है। अगर प्रतिरोध बैलेंस हो जाए, या कहने मतलब ये बोलते हैं कि हम इसकी संतुलित अवस्था हो जाए, तो वहां पर धारा का मान नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसका जो कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली में क्या करते हैं वो देखते हैं। कार्यप्रणाली में क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे धारा का प्रवाह किया, सबसे पहले हम संतुलन की अवस्था पता करेंगे, इसमें किसकी पता करेंगे, संतुलन की अवस्था। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसका सिद्धांत क्या है, तो सिंपल सा बात कर लेना कि इसका सिद्धांत क्या है, धारा मापी जब धारा मापी में शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित हो, क्या हो, शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित हो, तो सभी तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, अवस्था में होता है। क्लियर हो गया। हमारा व्हीटस्टोन कब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, जब धारा मापी शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करे, तो व्हीटस्टोन सेतु किसकी अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। यही क्या होता है, हमारा धारा मापी का सिद्धांत होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि धारा मापी का सिद्धांत क्या है, तो आप यहाँ से कह सकते हो धारा मापी का सिद्धांत ले सकते हो, ठीक है। अब इसी डायग्राम को लेकर अगर यहाँ पर कार्यप्रणाली की हम बात करें, तो कार्यप्रणाली में आपको पता है कि हमने ये लगा दिया है, अब इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करें, तो अगर P प्रतिरोध में बात करें तो I1P हो जाता है, और Q प्रतिरोध में करें तो IG हो जाता है। यहाँ पर विभव देखा जाए तो, और अगर यहाँ पर विभव बात करें तो I माइनस I1R हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, I माइनस I1 प्लस IG, ये हो जाता है। अब कंडीशन क्या होती है कि यदि कार्यप्रणाली में देखना, यदि C पर क्या हो जाएगा, VC, तो यहाँ पर जो विभव होगा VC और यहाँ होगा VD। यदि VC बराबर VD, यदि VC तथा VD पर विभव का मान क्या हो, शून्य, नहीं मान समान हो, तो धारा मापी में क्या हो जाता है भाई, धारा मापी में धारा का मान शून्य हो जाएगा, शून्य
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मान शून्य हो जाता है तो IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VD। अब R तथा S प्रतिरोध में, ये कौन सा प्रतिरोध है? S। R तथा S प्रतिरोध में जो धारा है उसका मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। धारा का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे बात करें तो I माइनस I1 R इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? I माइनस I1 और यहाँ पे S होता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूँ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? I1P इक्वल्स टू I1Q। कब? जब IG इक्वल्स टू 0। IG इक्वल्स टू 0 तो I1 बचता है। यहाँ पर IG इक्वल्स टू 0 तो I माइनस I1, तो I माइनस I1 ये है, I माइनस I1 ये है। I1 ये रह जाएगा और I1 ये रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल लिख सकते हैं समीकरण, उसको दे देना 1 व 2 से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें तो सिंपल कह सकते हैं कि I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू, यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? I माइनस I1, अगर P है तो R अपॉन I माइनस I1S। तो ये हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अब आप कहते हो कि सर ये कैसे लिखा आपने, ये ऐसे कैसे लिख दिया सर? तो भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके बाद हम इक्वेशन 2 की बात करें तो उन दोनों को एक दूसरे से भाग देते हैं। दूसरे से भाग देंगे तो अपन अगर इस तरीके से लिख दे उस तरीके तो उसको यहाँ उठा के ला सकते हैं और इसको वहां उठा के ले जा सकते हैं। ये रूल होता है जब इक्वल का साइन लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन वहां बीच में लगा हुआ है। तो वजन गुणा करने के बाद में हमारा यही आंसर आएगा। तो अपन लिख देना उपरोक्त समीकरण व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? उपरोक्त समीकरण व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो हमने ये तो सीधा सिंपल कार्यप्रणाली में संतुलन की अवस्था को निकाल लिया। अब यहाँ से जो S होता है वो एक अननोन अज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक है, और P Q R कैसे होते हैं वो बताएंगे हम किसमें? मीटर सेतु में। लेकिन मीटर सेतु से पहले इसी फंक्शन के अंदर हम इसका एक दूसरा होता है किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था क्या करना है, किस तरीके से होती है। तो हमें किरचॉफ का नियम बोला जाता है इसमें कि किरचॉफ का नियम से किस तरीके से होती है वो फटाफट देख लो। तो यहाँ से वो भी क्लियर हो जाएगा फिर किरचॉफ के नियम से। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से। अब देखो इसमें क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लूप बना देंगे, एक इसमें लूप, डायग्राम एक ही रहेगा। लूप बनाया तो इस पॉइंट से हम यहाँ चले तो क्या हो जाएगा? अब साथ के साथ में चल रहे तो माइनस I1P, फिर यहाँ आ जाएगा इसमें साथ के साथ मारे तो माइनस IG कैपिटल G या RG बोल सकते हो। इसका जो इसका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? RG होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? RG, मैं लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ अब इसके खिलाफ जा रहे हैं तो प्लस I माइनस I1 और मल्टीप्लाई R इक्वल्स टू 0। हमने इसमें लूप का नियम लगा दिया, मतलब हमने पढ़ा था संधि नियम और एक पढ़ा था दूसरा लूप का नियम। तो इसमें कौन सा लूप लगाया हमने? लूप का नियम। कौन सा नियम लगाया है? लूप का नियम। तो यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। I1P माइनस IG RG है ना, प्लस IR माइनस I1R इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया। इसको बोलते हैं हमने समीकरण 1। अब दूसरा है, ये तो है लूप, कौन सा था? ACDA। ठीक है, अब लगाएंगे हम लूप, यहाँ से बात करें तो CBAC। इसमें देखो सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ से, साथ में जाना तो माइनस I1 माइनस IG और क्या जाएगा? Q इक्वल्स टू नहीं प्लस
नहीं प्लस आएगा क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा i माइनस i1 प्लस ig और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा s, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा s, और फिर साथ में ऊपर चलते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा ig और rg इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, माइनस i1 क्यू और माइनस माइनस प्लस ig क्यू प्लस is माइनस i1s प्लस igs और प्लस ig rg इक्वल्स टू 0। इस चीज को इस तरीके से लिखो क्वेश्चन नंबर 2। अब कहते हैं कि ना अब यदि संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए, अवस्था के लिए IG इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है IG इक्वल्स टू 0। IG इक्वल्स टू 0 को समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो भाई, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा माइनस i1t में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बता दूं मैं, प्लस ir में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस i1r इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब चाहो तो इसको उसी से रख लो, i1t प्लस i कॉमन ले लो, नहीं r कॉमन ले लो, और क्या जाएगा i माइनस i1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या जाएगा देखो, माइनस i1 क्यूब और प्लस 0 प्लस is माइनस i1s प्लस 0 और ये भी 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, माइनस i1 क्यूब प्लस s कॉमन i माइनस i1 कॉमन क्या जाता है s इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब लिख देना समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, हम किसकी बात कर रहे हैं, समीकरण 3 व 4 से। तो देखो यहाँ पे कर दो, i1p माइनस माइनस i1 क्यूब इक्वल्स टू प्लस, है ना, और r i माइनस i1 और मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड बाय i माइनस i1 और s। ठीक है, ये कैंसिल, i1 से i1 कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो अपन इसको इधर लेके जाए, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा p अपॉन q इक्वल्स टू r अपॉन s, और ये क्या होती है हमारी संतुलन की अवस्था होती है। किसके नियम से होगी, ये तो किरचॉफ के नियम से आएगी। और नॉर्मल अपन निकालें तो वो दोनों निकाल देना, दोनों ही ठीक है। वो तो होगी व्हीटस्टोन हेतु का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था, और ये होगी व्हीटस्टोन हेतु की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबद्ध किरचॉफ के नियम से, प्रतिबद्ध किरचॉफ के नियम से। क्लियर हुआ। अब अगली हम बात करें तो वो है अपना मीटर सेतु। जो हमारा अगला टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो वो क्या है अपना मीटर सेतु। क्या है मीटर सेतु। अब हम किसकी बात करेंगे, मीटर सेतु की बात करेंगे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर मीटर सेतु क्या हो जाएगा। मीटर सेतु में हम किस तरीके से यहाँ पर अपना वर्क करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मीटर सेतु। ठीक है, तो मीटर सेतु के बारे में देखो। मीटर सेतु यह युक्ति व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जो मीटर सेतु किससे जुड़ा हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इससे भी हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। क्या करते हैं, इसके कोई भी जो प्रतिरोध है, जो अज्ञात प्रतिरोध है, उसका क्या निकालते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं। समझ आ गया। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हटा के मैं यहाँ पे इसकी बनावट पर काम करूंगा, मतलब बनावट के बारे में बताऊंगा। तो वहां वो जरूरी है, तो हमारे हिसाब से लिख देना बनावट। क्या लिखनी है आपको, बनावट। देखो बनावट में कोई दो एल प्रकार की स्ट्रिप लेना, इस
तरीके से कोई, और तांबे की, और इस तरीके से आई आकार के वो ले लेना स्ट्रिप, और एक हमें यहाँ कर लेना दूसरी एल शेप की स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से ले लें, अब इसके बीच में एक धागा बांध देना, एक मतलब वायर है, तार को बांध देना, और वो जो तार है वो किसका बना होना चाहिए, मैग्नीनियम या कॉन्स्टेंटाइन का बना होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके इस जो अपना ये बीच में जो भाग है इसमें तो हम एक इसका लगा देते हैं प्रतिरोध बॉक्स, इसको बोलते हैं आरबी। क्या बोलते हैं, आरबी। आरबी क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, इसके बीच में हम लगा देते हैं एक अज्ञात प्रतिरोध, इसको बोलते हैं एस। ये क्या हो गया अपना अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे सारी चीजें, जो हमारा आरबी है उसको हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, एस क्या होगा हमारा अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं आपने, अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों एंड को एक बैटरी के साथ ऐड कर देते हैं, ये हमारी जो बैटरी हो गई, और उस बैटरी की हो गई और की के साथ में लगाएं तो ये हमारा क्या होगा, कोई प्रतिरोध हो गया। ठीक है, मतलब इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर RH। RH क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये होता है हमारा रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, दे देते हैं यहाँ पर रियोस्टेट की, तो रियोस्टेट RH होता है, और उसके अलावा यहाँ पे की लगा देंगे, की का मतलब होता है कुंजी, इसको तो आप जानते हो की कुंजी, और ये अपना क्या हो गया बैटरी, इसको बोल देंगे यहाँ पर बैटरी। ठीक है, शायद कुछ बचा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल है। और इसके बीच में यहाँ पर एक धारामापी लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना जी, धारामापी हो गया, और धारामापी के साथ यहाँ पर लगा देंगे विसर्पी कुंजी, इसको बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं। ठीक है, और जे क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जे क्या होता है, विसर्पी कुंजी होती है। क्या होती है, विसर्पी कुंजी, क्या बोलते हैं इसको, विसर्पी कुंजी बोलते हैं। ठीक है, जो ये रियोस्टेट है इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। तो यहाँ पर लिख दूं मैं धारा नियंत्रक, क्या बोला जाता है, धारा नियंत्रक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना धारा नियंत्रक होगी, ये क्या हो गई विसर्पी कुंजी होगी, ये क्या हो गया एस हो गया, आरबी हो गया। समझ आया, ये तो अपना है इसका मैन्युफैक्चर, कि हम दो ये इसी जो वायर होता है ना वो बना होता है मैग्नीन, मैग्नीन को इस तरीके से लिखते हैं भाई। ठीक है, मैग्नीन एंड कांस्टेंट, अगर हिंदी में लिखे तो इस तरीके से मैग्नीन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है भाई, मैग्नीन और कांस्टेंट, कांस्टेंटाइन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते थे। ठीक है, कांस्टेंटाइन ये किसका बना होता है, मैग्नीन एंड कांस्टेंट, ये धारा ये बना होता है, और यहाँ पे क्या लगी होती है, विसर्पी कुंजी लगी होती है। अब क्या होता है, ये तो इसकी बनावट है, लिख दोगे सारी चीजें। हमने दो एल शेप की या एल आकार की कोई तांबे की जो स्ट्रिप होती है, जिनको अगर हिंदी में हम बात करें तो जो स्ट्रिप होती है उसको क्या बोला जाता है, पीतल से बनी हुई पट्टी, क्या बोल सकते हैं, एल आकार की पीतल से बनी हुई पट्टी और आई आकार की पीतल से बनी हुई पट्टी। इन दोनों के बीच में तो आर भी जोड़ देते हैं, इन दोनों के बीच में एस जोड़ देते हैं, पॉइंट लिख देना। जैसे मान लीजिए ए लिख दिया आपने, इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सी बोल देना, इसको डी बोल देना, इसको ई बोल देना, इसको एफ बोल देना कि सी और डी के मध्य तो क्या लगा देते हैं, आर भी लगा देते हैं, ई व एफ के मध्य क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, जिसको अज्ञात प्रतिरोध बोला जाता है। और ए व बी के मध्य एक हम वायर लगा देते हैं जो मैग्नीन व कांस्टेंट का होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, मतलब कि ए बी तार की जो लेंथ होती है ना, ए बी तार की लंबाई अगर हम बात करें तो वो होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है, 100 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब हम क्या कार्य करते हैं, इसका जो कार्य क्या है, किसकी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं इसके कार्य की, तो मतलब कार्य किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब कार्य देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरबी के अंदर से एक प्रतिरोध निकालेंगे, 1 ओम का या 2 ओम का, क्या निकालेंगे, 1 ओम का या 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे आरबी से। और हम इस विसर्पी कुंजी पर ए पॉइंट पर पहले तो ए पॉइंट पर लगाएंगे, फिर बी पॉइंट पर। जब ए पॉइंट पर लगाएंगे तो इसकी जो मतलब कि ये अपना धारामापी है, इसमें एक की तरफ पार्ट रखाएंगे, जब बी पॉइंट लगाएंगे तो उसके अपोजिट आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाना कि इसमें कोई गड़बड़ है, क्या है, इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है।
लेकिन ऐसा हो जाता है तो समझ जाना कि ये सही है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ से 1 ओम प्रतिरोध निकाला तो R का मान आ गया अपना, निकाल दिया 1 ओम। ठीक है, फिर S कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बन आ जाएगा हमारा, क्या होता है S इक्वल्स टू कांस्टेंट करना है। अब ये निकालना है, इसको P बोल देंगे, इसको Q बोल देंगे। अब P कैसे आएगा देखो, हमने इसमें से निकाला, इसमें विक्षेप आएगा, किसमें धारा मापी के अंदर क्या आएगा, विक्षेप आएगा, धारा मापी के अंदर क्या आएगा, विक्षेप आएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ से इसको विसर्पी कुंजी को जिस तरीके से आगे लेके जाएंगे और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इस धारा मापी के अंदर जो पाठ्यांक है वो शून्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शून्य। इसका मतलब किसकी अवस्था होगी, संतुलन की अवस्था। मैंने पढ़ाया था ना, किसकी अवस्था होगी, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था कब होगी, जब यहाँ पर जो मान है इसका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मैंने L लेंथ मतलब कि L लंबाई पर इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। L लंबाई पर इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब बची हुई लंबाई कितनी है, क्योंकि पूरी लेंथ 100 है तो क्या बचेगा 100 माइनस L। ठीक है, इसको P बोल देंगे, इसको Q। अब अपन बोले यहाँ पर तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध क्या आ जाएगा, प्रतिरोध क्या होना है, R। ठीक है, और अज्ञात प्रतिरोध क्या है, अज्ञात प्रतिरोध S। और एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है भाई, RCM है तो L लंबाई में, तार की L लंबाई में, तार की L लंबाई में प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, RCM और L। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार 100 माइनस L लंबाई में प्रतिरोध क्या जाना है भाई, प्रतिरोध क्या जाएगा 100 माइनस L और ब्रैकेट में RC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई Q की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई P की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैं इसको डालूं और यहां पर लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, संतुलन की अवस्था के लिए समीकरण क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P की वैल्यू को भाई RCM L, Q की वैल्यू को 100 माइनस L RCM, और R और S को कोई नहीं है, RCM से RCM कैंसिल, तो क्या बचता है, अगर मुझे S निकालना है तो 100 माइनस L अपॉन L इक्वल्स टू S अपॉन R, और S निकाल दो तो क्या हो जाएगा 100 माइनस L मल्टीप्लाई बाय R अपॉन L। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, S की। और हम मीटर सेतु से क्या कैलकुलेट करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध। क्या ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध। तो हमारा अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू आ गई, यहाँ से इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, सिंपल है। RB S, इसको R बोल देंगे, इसको S बोल देंगे, ये वाला भाग B हो जाएगा, ये वाला Q। P में L लंबाई में जो P कुल प्रतिरोध है, लेकिन जो कुल प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, L, और इसमें जो प्रतिरोध है RCM, और इधर RCM और 100 माइनस L किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Q के बराबर। उसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे और हमारा अज्ञात प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, मतलब मुख्य बिंदु जिनको जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, हम उन बिंदुओं के लिए बात करें देखना। तो यहाँ पे मीटर सेतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे बस, उसके बारे में फिर बाद में जो भी चीजें होंगी वीडियो में पे हमारा अगला टॉपिक होगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले किससे बात करेंगे हम, मीटर सेतु से संबंधित, मीटर सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पहला बिंदु मैं छोटा लिख रहा हूँ, वैसे मैं आपको चीजें बता दूंगा सारे पॉइंट्स, लेकिन 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं। पहला तो है कि धारा मापी
या आप ये बोल सकते हो तार में अधिक समय तक प्रतिरोध धारा का प्रवाह नहीं करना चाहिए, धारा का प्रवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए भाई इसमें बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब आप लंबे समय तक अगर धारा का प्रवाह करवाते हो तो उसमें उसका तापमान इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, तो क्या बढ़ जाएगा वहां से, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए धारा का प्रवाह अधिक समय तक नहीं होना चाहिए। दूसरा है विसर्पी कुंजी को धीरे से तार के ऊपर स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि अधिक दबाव से तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल सकता है। क्या बदल सकता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल सकता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको स्टडी करूंगा आपके सामने, तो देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको, है कि मीटर सेतु के सूत्र की व्युत्पत्ति में तांबे की पट्टियों के प्रतिरोध को नगण्य माना गया है। वस्तुतः इनका भी कुछ प्रतिरोध होता है, इससे परिणाम में त्रुटि आ जाती है। क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध S के स्थानों को आपस में बदलकर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहिए। ठीक है भाई, अगर अपन जो RB है और जो अपना S है उनको आपस में बदल दो तो वो क्या हो जाएगा, जो त्रुटि होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है मीटर सेतु के अत्यंत सिरों के प्रतिरोधों के कारण इसकी सुग्राह्यता प्रभावित होती है, इसलिए अत्यय सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को लुप्त करने के लिए कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, कैरी-फोस्टर। तो ध्यान रखना, ये याद रखना, कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग करना चाहिए। बस जो चीजें हमने स्टडी की हैं उनको आप ढंग से पढ़ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे आने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, विभव मापी के बारे में। तो विभव मापी से पहले हमने मीटर सेतु को पढ़ा। तो जो मीटर सेतु है वो किस के सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर करता है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसमें संतुलन की अवस्था क्या होती है, P/Q=R/S। आज के लिए बस इतना ही। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और उनके साथ में आप वहाँ से एक अच्छी नॉलेज या अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मन होगा पढ़ाई के प्रति समर्पित होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लास्ट में अगर आप पूरी तरह से हमारे वीडियोस से या हमारे लेक्चर से संतुष्ट होते हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी अच्छा लगता है या आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा बहुत यहाँ से सीख सकें। और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।